ये बात को हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आंदोलन करने का अधिकार हर किसी को है। इस देश में और महाराष्ट्र में आंदोलन पे कोई रोक नहीं लगाई है। आंदोलन को दबाना ये हमारी सरकार की भूमिका भी नहीं है और हो भी नहीं सकती। देवेंद्र जी की सरकार या उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे उस प्रकार की सरकार तो नहीं है। उद्धव जी जब मुख्यमंत्री थे तब हनुमान चालीसा बोलने पर रोक थी। हनुमान चालीसा कहने वालों को जेल में डाला गया था और हनुमान चालीसा के कार्यक्रमों को बंदी लगाने का काम उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री तब उन्होंने किया था। आज हम देवेंद्र जी की सरकार देख सकते हैं। ऐसी कोई रोक राम रक्षा बोलने पर नहीं है। राम रक्षा इस पर आंदोलन दबाने का काम सरकार नहीं कर रही है, ना करेगी। दो विषय है, एक आंदोलन करने वाले लोग क्या मांगे रख रहे हैं और दूसरा आंदोलन करने वाले लोगों की मानसिकता क्या है। पहली बात अगर हम करें कि आंदोलन करने वाले लोगों की मांग क्या है, राम मंदिर वहाँ पर जिस प्रकार का अपहार जो डोनेशन को लेकर हुआ, उस बात को लेकर मांग करने वाले आंदोलक है और इसके लिए हिंदू जागरूक करना, ऐसा अगर उनकी भावना और मांग है तो उबाटा सेना को हम दो टूक कहना चाहते हैं। राम मंदिर के हिसाब या उसके डोनेशन पर अपहार, इस बात को लेकर समाज में क्रोध और वेदना है। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ है, इस पर एसआईटी दर्ज हुई है। प्रथम रूप से जो दोषी थे उनको अरेस्ट किया गया है। न्यायालयीन प्रक्रिया में इसके एसआईटी का रिपोर्ट सबमिट किया गया है या होने वाला है। मंदिर न्यास के तरफ से लोगों ने रिजिग्नेशन दिया है और अब भगवान से माफ़ी मांगने की प्रक्रिया भी वहाँ पर शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें से जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की है, किसी को भी बचाने का काम नहीं किया है। तो जो मांग करने वाले आंदोलक है उनको इस बात को समझना पड़ेगा, इसमें सरकार ने बहुत पारदर्शिता से, गति से काम किया है। अब आंदोलनकर्ताओं की मानसिकता क्या है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, हिंदू समाज जागृति के लिए और भगवान राम या राम मंदिर के लिए अगर आंदोलन उबाटा सेना कर रही है तो ये इनकी नौटंकी है, ये उबाटा सेना का दोगलापन है। और मैं इसके लिए नौटंकी और दोगलापन इसके लिए कह रहा हूँ, अगर उद्धव जी और उबाटा सेना हिंदू समाज, राम मंदिर और अपहार इसको लेकर अगर प्रामाणिक है तो सबसे पहले वो हिंदू समाज की माफ़ी मांगे कि हम यानी उबाटा सेना समाजवादी पार्टी के साथ गए, जिन्होंने सरयू नदी पर कोठारी बंधुओं की हत्या की, कोठारी बंधुओं ने बलिदान दिया, उस पाप करने वाले समाजवादी पार्टी के साथ हम हैं। हम हिंदू समाज की माफ़ी मांगते ये पहला जाहिर करें, ये इस बारे में माफ़ी मांगे। दूसरा सवाल उद्धव जी से, प्रभु रामचंद्र ये अस्तित्व नहीं, ये काल्पनिक है। ऐसा जिस कांग्रेस ने भूमिका ली उस कांग्रेस के साथ मैं आज भी हूँ, ये मेरी गलती है, ये हिंदू समाज के सामने वो कहे। और कांग्रेस से भी दो टुक सवाल पूछे कि आप भगवान राम के प्रति इस प्रकार का भाव रख नहीं सकते। और तीसरी बात, भगवान राम और राम सेतु ये सच नहीं, ऐसा हलफनामा कोर्ट में पेश करने वाली कांग्रेस ये गुनहगार है, हम उनका निषेध करते हैं। ऐसा बयान सार्वजनिक रूप से उद्धव जी दे, तब उनको प्रभु रामचंद्र और राम रक्षा और राम मंदिर के आंदोलन के लिए खड़ा होने का अधिकार प्राप्त होता है, ऐसा हमारा कहना है। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ, यह आंदोलन सिर्फ नौटंकी और दोगलापन नहीं है। उद्धव जी का यह आंदोलन, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स,
ये लांगुल चलवानवाद का भाग है। जिन व्यक्तियों को, जिन समूहों को राम मंदिर निर्माण के कारण पीड़ा हुई, राम मंदिर आंदोलन से तकलीफ हुई और हिंदू एकत्रित आकर राम मंदिर निर्माण के काम में योगदान दे रहे थे, इस बात से आहत थे, ऐसे जो लोग हैं जो हिंदू समाज की बदनामी, हिंदू मंदिर से लेकर घटनाओं से आनंद व्यक्त करते हैं, ऐसे लोगों को अच्छा लगे इसके लिए उद्धव जी आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा हमारा आरोप है। और इसके लिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स का भाग है। मंदिर की घटनाएं, मंदिर में से अपहार, इससे हिंदू बदनाम और मंदिर पर विश्वास उड़े, इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोगों को उद्धव जी समर्थन दे रहे हैं क्या, ये हमारा सवाल है। और मैं अंत में ये कहूँगा, विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को, मुझे लगता है इसमें एक षड्यंत्र है। जब महाराष्ट्र में एसआईआर का काम चालू है, मतदार नोंदणी का और मतदाता यादी का शुद्धिकरण चालू है, उस समय पर हिंदू मतदाता, मराठी महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, इनका मतदार नोंदणी से ध्यान भटके, इस प्रकार का ये षड्यंत्र उबाटा सेने का है। इसका दूसरा मतलब स्पष्ट है, जो हिंदू मराठी या महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, इनका ध्यान भटक कर इस राम रक्षा आंदोलन में आकर्षित करो और दूसरे विशिष्ट लोगों को और विशिष्ट वर्ग को मतदार यादी के नोंदणी में खुली छूट मिले, ये षड्यंत्र का भाग है, ऐसा सवाल हमारे मन में आता है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। जब कांग्रेस जनता पार्टी के लोग आंदोलन करना चाह रहे थे, पुलिस ने उनको परमिशन दी। उनके आंदोलन को आगे चलकर उपोषण तक लेके जाना था, किसी ने रोक नहीं लगाया। उनकी मांग रखने के लिए कोई भी सरकारी दबाव नहीं। ये मुक्त स्वतंत्रता संवैधानिक अधिकार के तहत आंदोलन के अधिकार को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, ये हमको सच समझना पड़ेगा। जहाँ तक अब आंदोलन और उपोषण करने वाले लोग हैं, उनके मांगों को मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ और सरकार ने भी उस मांग को गंभीरता से लिया है। नीट के परीक्षा में जब लीकेज गुनाह सामने आया, सरकार ने सख्त कदम उठाए। एफआईआर रजिस्टर हुआ, एसआईटी हुई, सीबीआई ने एक्टिवेट किया, दोषियों को पकड़ा गया, संसदीय कार्य प्रणाली में चौकसी जो इंक्वायरी है वो चल रही है। यहाँ तक रुके नहीं। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए टेक्नोलॉजिकल आंसर उसके ऊपर क्या हो सकता है, उस पर सरकार ने काम किया। आगे चलकर अब नीट की परीक्षा हुई, लाखों विद्यार्थियों ने उसमें सहभागिता ली। अभिनंदन करना चाहिए महाराष्ट्र के हमारी उस बहन का, जो बहनों में देश में नीट में पहली आई। वो अपने काम पर और अपने करियर पर आगे चल पड़े हैं। इसमें और भी कुछ सुझाव देने होंगे आंदोलनकर्ताओं को तो वो दे सकते हैं, लेकिन जब जिस मांग को लेकर आंदोलन हुआ है, वो मूल मुद्दे को सरकार गंभीरता से लेकर दोषियों पर कार्रवाई करने से उसके ऊपर तकनीकी आंसर लेने तक, आगे बढ़ने तक गई है। ये बात देश समझ रहा है, हम भी नम्रतापूर्वक बता रहे हैं। जहाँ तक हाईकोर्ट ने निर्देश देने के बाद संविधान अंतर्गत हर व्यक्ति के आरोग्य की रक्षा, इस निर्देश के बाद पुलिस ने जो कर्तव्य किया उसको गुंडागर्दी कहना, अगर उन्होंने कहा है तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। और ये कहने वाले लोग इस बात का आत्म परीक्षण करें, ऐसा मैं उनको आह्वान करूंगा। और इसके लिए आंदोलन को रोकने, आंदोलकों के मांगनी के ऊपर सरकार ने काम किया, ये सच को जानना ज़रूरी। और इस प्रकार की दुर्घटना और गुनाह वापस न हो, इसके लिए ऊपर काम किया हुआ
सर्वसमावेशक और आज उसके आगे विद्यार्थी इसमें सहभागी लेकर अपने करियर तक आगे बढ़े, तब इस प्रकार की बयानबाजी करना ये संयुक्तिक है क्या, मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखिए, कोई कयास पर तो मैं बयान नहीं करूँगा, लेकिन जयंत पाटिल जी स्वयं कह रहे कि उनके विभाग के किसी काम के लिए वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मिले, तो उनकी बात पर भरोसा करना चाहिए। दो राजनीतिक नेता और विशेष रूप से उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर मिले, वो अगर विरोधी दल के भी किसी नेता को मिलते हैं तो ये प्रगल्भ इस प्रकार के डेमोक्रेसी का लक्षण है, उसमें भी गलत नहीं है। और जहाँ तक जयंत पाटिल जी के मन में क्या है, वो स्वयं स्पष्ट कर सकते हैं कि आज उनके मन में क्या चल रहा है और कल की उनकी इच्छा क्या है। जब वो स्वयं स्पष्ट करे तब हम उसके ऊपर बयान देंगे। तो शरद पवार के मिलने के बाद से ये सब मुलाकातें बढ़ गई और दिल्ली के दौरे भी बढ़ गए। उप मुख्यमंत्री जाते हैं दिल्ली, मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं। क्या ऑपरेशन टाइगर अब बड़े पैमाने पे हो रहा है? देखिए, जो तो की बात तो मैं नहीं करूँगा, जो सच है वो सामने आएगा। धन्यवाद। सर एक और, जिस तरह से लॉरेन बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी, अभी ये खबर आ रही है कि आमिर खान को भी सर 90 के दशक में जिस तरह से फोन करके धमकी दी जाती थी। देखिए, इस प्रकार का गुंडागर्दी, तानाशाही और क्राइम मुंबई में नहीं चलेगा। सलमान खान या आमिर खान किसी को भी इस प्रकार से धमकी देना या किसी भी व्यक्ति का उसके ऊपर हमला करना या हत्या करना, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मुंबई पुलिस इसके लिए सक्षम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के निर्देश भी स्पष्ट है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।